सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल शर्मा एक अपने नए यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सबको राम राम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली आज मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक लेके आया हूं, जो कि शायद हम भारतीयों को बचपन से पढ़ाया नहीं गया या ये बातें हमसे नहीं बताई गई। बट हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सीरियस टॉपिक है कि हमें जब आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, तो उसमें किसकी अहम भूमिका थी, या महात्मा गांधी जिसे हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उनका क्या अहम रोल था, या इसमें कौन किस रोल पे था। तो मैं इस वीडियो को बेसिकली 2 पार्ट में कवर करूँगा, जिसमें पहले पार्ट में ये होगा कि महात्मा गांधी का इसमें क्या रोल था। सेकंड पार्ट में ये कवर होगा कि महात्मा गांधी की हत्या किन रीज़न से हुई थी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है और कोशिश ये रहेगी कि हर चीज़ के विद प्रूफ मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ की रीज़न क्या था। रीज़न क्या था? रीज़न था पंडित जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिसी। अब ये क्या था? जो भारत में आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ की जाने वाली चीज़ है तो वो गांधी जी की हत्या पे पॉलिटिक्स होना। ये बहुत आम बात है, ये बहुत सब लोग जानते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बट ये सच है। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, जो कि हम सबको पढ़ाया गया है, कि अगर पार्टीशन होता है तो वो उनके लाश पे होगा। ये उस टाइम का सबसे बड़ा जुमला या झूठ कहा जा सकता है गांधी जी के द्वारा। अब ये कैसे है, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ये आप भी समझें। पार्टीशन के समय 2 से 3 मौके ऐसे आए जब गांधी जी को एक्चुअल में बोलना चाहिए था, बट वो चुप रहे। वहाँ खड़े होकर अगर वो स्टैंड लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहता हूँ। जिन्ना ने सन 1940 में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उसने एक अलग देश की डिमांड की थी, जो कि काफ़ी सीरियसली लोगों ने नहीं लिया था। बट 1942 में जब कांग्रेस के सभी लोग अरेस्ट हुए थे, तब जिन्ना तेज़ी से आगे बढ़े और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल हुए। 1945-46 में इंडिया में इलेक्शन हुआ, स्टेट एंड कंट्री लेवल दोनों लेवल पे ये था, यानी हम कह सकते हैं विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उस समय कुछ नियम थे जहाँ पे कुछ सीट्स रिज़र्व होती थी, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स लड़ सकते थे और मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे। वो आज भी कोइंसिडेंस ऐसा है कि भारत का ही हिस्सा है, और भारत का हिस्सा होने के साथ साथ वहाँ उस समय एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आई, जो कि ये था कि एक तरफा मुस्लिम लीग जीत गया, जिसमें जिन्ना मुंबई से जीते थे, जो पहले प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान थे वो मुरादाबाद से जीते थे। यूपी एमपी साउथ उस टाइम पाकिस्तान की मांग बहुत तेज़ होने लग गई थी। माउंटबेटन एक बहुत बड़ा नाम है, जो आज़ादी के टाइम में जनरल हुआ करते थे। वो इंडिया आए, एक तरह से उन्होंने नेहरू और पटेल जी को रेडी किया, पार्टीशन होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तब यहाँ से गांधी जी की भूमिका बहुत संदिग्ध हो जाती है। हमेशा कहते हैं कि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान उनके लाश पे बनेगा, बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज या चुप या बहुत ज़्यादा अपने आप को अवॉइड करने लगे।
काफ़ी बुक्स में भी ऐसे रेफरेंस हैं जो गांधी के सलाहकार या साथी या उस टाइम के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, या उस टाइम के अंग्रेज़ अधिकारी या आईसीएस ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी घटना को अपने आंखों के सामने देखा और उन्होंने कुछ ना कुछ अपने बुक्स में भी इन चीज़ों को उतारा। अब बात करते हैं मौलाना आज़ाद, जो सबसे बड़े सिपह सलाहकार थे गांधी जी के। उन्होंने अपनी बुक इंडिया विल्स फ्रीडम में लिखा है कि अप्रैल लास्ट तक गांधी जी की सोच ये थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, बट 2 या 3 दिन में वो अचानक से रेडी हो गए कि पाक बनना चाहिए और उनकी सहमति दिखना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात कि उनकी सहमति दिखना, आखिर ऐसा 2 या 3 दिन में ऐसा हुआ क्या कि वो अचानक से उनकी सहमति दिखना शुरू हो गई। उसके बाद जब ये फाइनल हुआ कि पाकिस्तान बनेगा तो माउंट बैटन उसे अप्रूव कराने के लिए लंदन चले गए। मई लास्ट वीक में गांधी जी की एक अच्छी आदत थी कि वो डेली शाम को प्रार्थना सभा रखते थे। मई लास्ट वीक में जब वो सारी प्रार्थना सभाएं करते थे तो वो उनकी स्पीचेस उस समय की चेक की जा सकती है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो पता ही चलता है कि उनका बात करने का टोन चेंज हो चुका था। तो ये चीज़ साबित की जा सकती है कि जब वो या तो वो स्पीचेस में जब बैठते थे तो वो कैसे मैनिपुलेट करते थे कि या तो वो पार्टीशन पे बात नहीं करते थे या बात करते थे तो बहुत ज़्यादा घुमाते थे। उनका एक सेंटेंस बहुत फेमस था कि सिर्फ अकेले मुसलमानों की ये डिमांड नहीं है कि पाकिस्तान एक देश बने, बल्कि हिंदू और सिखों की भी ये डिमांड है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं थी। तो इस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने लग गए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा जुमला उस समय का राजनीति का था कि पाकिस्तान मेरे लाश पे बनेगा। उसके बाद होता क्या है, 2 और 3 जून को एक बैठक होती है माउंट बैटन के साथ। तो 2 जून की बैठक बहुत ज़्यादा सफल रहती है। 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो में ये अनाउंस हो जाता है कि पार्टीशन होगा। जी हाँ, पार्टीशन होगा। इसके बाद क्या हुआ, उस समय गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, पार्टीशन के टॉपिक पे कोई बात नहीं की। एक तरफ हम बात करें, जो वीपी मेनन थे वो उस समय के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आईसीएस अधिकारी जिसको हम कह सकते हैं। उन्होंने भारत को विलय कराने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसमें सारे राज्य एक साथ मिलकर भारत देश बन सके, और सरदार पटेल के साथ मिलकर उन्होंने ये चीज़ की। एलन जॉनसन कैंपबेल, जो कि माउंट बैटन के मीडिया एडवाइज़र थे उस टाइम के, उनकी एक बुक है मिशन विथ माउंट बैटन। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब गांधी जी इस टॉपिक पे पूरी तरह से चुप रहे तो ये तय हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा। 2 और 3 जून को पार्टीशन का ऐलान हुआ। तो गांधी जी आमरण अनशन पे का ऐलान क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। क्यों आता है? जो इंसान हर छोटी छोटी बात पे अनशन करने बैठ जाता था, मज़दूरों की समस्या लेके अनशन करने बैठ जाता था, वो इतने बड़े मुद्दे पे अनशन करने क्यों नहीं बैठा? हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि गांधी जी हर छोटी बात पे अनशन पे बैठ जाते थे। यही बात अभी मैंने रिपीट भी की है सबसे। तो ये चीज़ उस समय उन्होंने क्यों नहीं की, सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ी बात, खुद तो नहीं की वो तो समझ में आता है, जो उनके अनुयायी थे वो अगर ये चीज़ करना चाहते थे उनको भी नहीं करने दी। ऊपर से अनुयायियों को डिमोटिवेट करके रोका तक गया गांधी जी के द्वारा। अब बात करते हैं 14, 15, 16 जून की, जब कांग्रेस की महासमिति की बैठक थी, जिसको फाइनल भारत बंटवारे पे मोहर लगानी थी। उसमें क्या हुआ, आप सबको ये चीज़ जान के बहुत शॉकिंग होगा। ये सब हमें नहीं पढ़ाया गया है, बट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप पढ़ें
सर्च करें। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिना सर्च या रिसर्च ये नहीं बना रहा, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। तो जैसे फिर से आते हैं उस टॉपिक पे कि जब कांग्रेस के महासमिति की बैठक हुई, जिसमें फाइनल मोहर लगनी थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पे, उस टाइम के बारे में, कांग्रेस के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस एक मंच हुआ करता था, एक विचारधारा थी उस समय की, जिसमें हर तरह के लोग जुड़े हुए थे। जैसे वामपंथी, समाजवादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय थे, पीडी टंडन साहब थे, पटेल साहब थे, हर कोई थे। पीडी टंडन जी का ऐतिहासिक भाषण उस पार्टीशन के विरोध में आया था, जिससे कि ये तय हो गया कि पार्टीशन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा भाषण दिया खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, और ये गांधी जी के सबसे करीबियों में से एक थे। उन्होंने रोते हुए भाषण देते हुए ये कहा कि हमें पाकिस्तानी भेड़ियों के हवाले किया जा रहा है। रोते हुए ये भाषण उन्होंने दिया था। इन दोनों भाषणों के बाद ये तय हो गया कि अब अगर वोटिंग होगी तो पार्टीशन के अगेंस्ट में वोटिंग जाएगी। इसलिए उस बैठक को वहीं ख़त्म किया गया। इससे जब नेहरू जी घबरा गए तो उन्होंने 15 जून को गांधी जी को उस बैठक में बुलाया। अब यहाँ गांधी जी का रोल कांग्रेस में क्या था? कोई रोल नहीं था। 30 के दशक में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी को महासमिति की बैठक में अचानक बुलाया गया। उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें पार्टीशन के खिलाफ कर रहे हैं, ये सब समर्थक थे। हिंदू सिख ने भी पाकिस्तान की डिमांड कर रखी थी। इस भाषण के बाद जब वोटिंग हुई तो वोटिंग पार्टीशन के पक्ष में पड़ी। उसके बाद ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान बनेगा। जो इंसान ये कहता था कि पाकिस्तान उसकी लाश पे बनेगा, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है, तो अब तक ये साबित हो चुका कि ये उस समय का सबसे बड़ा चुनावी जुमला था। 14 और 15 अगस्त की रात जब भाषण हुआ तो देश का बंटवारा हो गया। ये भाषण नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद आप सबको पता है, ये सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा हिलाने वाला और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तक अब हुआ था। अभी तक तो सिर्फ पार्टीशन हुआ, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी शायद हम सबके लिए। हम सबको पता है कि पार्टीशन के बाद एक ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर की तरफ आई थी। ये बात हम सब जानते हैं कि जो वहाँ पे हमारे हिंदू या सिख भाई थे, पार्टीशन के बाद वो इंडिया आए थे। जब वो ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुँची तो एक भी यात्री उस ट्रेन से नहीं उतरा। उस समय अमृतसर के स्टेशन मास्टर हुआ करते थे श्री छेदी सिंह जी। श्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनसे ज़्यादा दिलेर शायद कोई होगा जिन्होंने वो वाक़या अपनी आँखों से देखा, और शायद इतनी शक्ति और किसी में हो भी ना जो उस चीज़ को देख पाए। जब वो ट्रेन स्टेशन पे आती है, एक भी यात्री नहीं उतरते, तो छेदी सिंह जी उस समय के स्टेशन मास्टर थे। वो बहुत ज़्यादा ये सोच में पड़ जाता है कि ट्रेन से क्यों नहीं कोई उतर रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो ट्रेन के अंदर जाते हैं, और ट्रेन के अंदर जाने के बाद जब वो
वहाँ का सीन देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि एक भी आदमी उस ट्रेन में ज़िंदा नहीं था। एक भी इंसान उस ट्रेन में ज़िंदा नहीं था, सबके टुकड़े हो रखे थे। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे ज़िंदा थे वो भी दूध के लिए रो रहे थे। मैं नहीं बता सकता कि उनकी माताओं के भी कैसे टुकड़े किए गए थे कि बच्चे दूध भी ना पी पाए। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद उन्होंने ट्रेन में सिर्फ एक चीज़ का अनाउंसमेंट किया, घबराओ मत, अमृतसर आ गया है। बट कोई हलचल हो, कोई जिंदा हो तब तो हलचल करे। कोई था ही नहीं उसमें जिंदा। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, आज हम आज़ादी के इतने साल बाद भी बैठे हैं, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने आज़ादी पाई हो और इतना ज़्यादा बलिदान दे के पाई हो, जहाँ 30 से 40 लाख हिंदू और सिखों की जान गई थी आज़ादी के समय। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 30 से 40 लाख लोगों की जान दे के आज़ादी पाई है? अगर कोई देश है ऐसा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई देश नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली है। अरे ये कैसी अहिंसा है साहब, जहाँ 30 से 40 लाख लोगों की जान चली गई। अहिंसा की डेफिनेशन अगर लोगों की जान जाना हो तो मुझे नहीं समझ में आता कि अहिंसा की सही डेफिनेशन है। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे ये कैसा कमाल था कि 30 से 40 लाख लोगों का बलिदान हो गया, उनकी जान चली गई। अगर उनमें से एक भी लाश अगर बोल पाती तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ वो एक लाइन तो ज़रूर बोलती कि विभाजन यानी पार्टीशन गांधी जी आपके लाश पे हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो हमारे लाश पे हुआ। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ऐसी कैसी आज़ादी अहिंसा से मिली हुई जो 30 से 50 लाख हमारे हिंदू और सिखों भाइयों के लाशों के ढेर पे मिली हुई। तो हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि ये अहिंसा से मिली हुई आज़ादी है? मुझे तो कहीं से नहीं दिखता, मुझे कहीं से नहीं दिखता ये अहिंसा से मिली हुई आज़ादी है। अभी मैं आगे भी साबित करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। 60 के दशक में जब नेहरू जी ने एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि बंटवारे का जिम्मेदार कौन था, जो उन्होंने आंसर दिया उन्होंने ही सारे सवाल और अपनी खुद की पोल खोल दी। उन्होंने सीधा जवाब दिया, हम इस विभाजन के लिए रेडी हुए क्योंकि हम बुज़ुर्ग हो रहे थे, यानी हमारी उम्र बढ़ रही थी और हम जेल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये क्लियर था कि हमारी उम्र हो रही थी, अब हम जेल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हमें राजगद्दी चाहिए थी। इस वजह से हमने विभाजन के पक्ष में चले गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा भी कि अगर उस समय गांधी जी विभाजन के अगेंस्ट होते तो हम आंदोलन चालू रखते। अब इसके बाद जो सबसे अहम मोड़ है कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई, इस चीज़ को देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप देखेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। बट वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि गांधी जी की हत्या एक्चुअल में क्यों हुई थी, वो भी हमें नहीं पढ़ाया गया, या किसने की थी, कैसे हुई थी, सब कुछ डिटेल में मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।